मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मैं बहुत आभारी हूं आपका कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ आए हैं और मैं आपके साथ अपने भारत देश की कुछ समस्याओं के बारे में और उन समस्याओं का कुछ समाधान हो सकता है उसके बारे में कुछ छोटी छोटी लेकिन बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण बातें कहने के लिए आया हूं। पिछले वर्ष भी मैं आया था, आप में से कुछ लोगों ने शायद सुना होगा और कुछ लोगों ने शायद ऑडियो सीडी या कैसेट्स पर सुना होगा। कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो भारत देश के बारे में शायद आपको अभी तक सुनने में ना आई हो, पढ़ने में भी ना आई हो और भारत के बारे में कभी विचार करते समय आपके मन में भी ना आया हो। ऐसी कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी कुछ बातें शेयर करूं उसके पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं जो मेरे परिचय से जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि भारत देश में 1984 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी भोपाल शहर में, जिसमें लगभग 20,000 से ज्यादा लोग मरे थे और 1 लाख से ज्यादा लोग 10 वर्षों में मरे थे। 20,000 लोग तो एक रात में मरे थे और 1 लाख से ज्यादा लोग 10 वर्षों में मरे थे 1984 से 1994 के बीच में, और 5 लाख लोग जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए थे, माने जिनका जीवन हमेशा के लिए खत्म हुआ। इतनी बड़ी दुर्घटना पिछले 500 साल में दुनिया में कहीं नहीं हुई, वो हमारे देश में हुई। थोड़े दिन पहले अमेरिका में एक दुर्घटना हुई थी जब उनके 2 टावर टूट गए थे, ट्रेड सेंटर, उसमें भी मात्र 3,000 लोग मरे थे। और वो 3,000 लोगों के मरने का दुष्परिणाम क्या हुआ पूरी दुनिया पर, वो आपने अपनी आंखों के सामने देखा। अमेरिका ने सारी दुनिया को सिर पे उठा लिया और 2 देशों को जितना कर सकता था उतना बर्बाद किया उसने। इसी अमेरिका देश की एक कंपनी ने 1984 3 दिसंबर को भारत देश के 20,000 लोगों को मारा था। इसी अमेरिका की एक कंपनी। अमेरिकन नागरिक मर जाए तो इराक और अफगानिस्तान पे हमला किया जा सकता है। भारत के 20,000 नागरिक अमेरिका की कंपनी ने मार डाले। दुनिया में कभी किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि इसका न्याय क्या होना चाहिए। जो कंपनी इस काम में इन्वॉल्व थी भोपाल गैस कांड में, यूनियन कार्बाइड, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वॉरेन एंडरसन, उसके खिलाफ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भोपाल की अदालत ने वारंट डिक्लेयर किया, नॉन अवेलेबल वारंट डिक्लेयर किया, लेकिन ये वारंट डिक्लेयर हुआ 1986 में और अभी 2004 तक उसका पालन नहीं किया गया। वॉरेन एंडरसन को अरेस्ट नहीं किया गया। इससे भी ज्यादा दुख और दुर्भाग्य इस भारत देश में ये है कि अभी थोड़े दिन पहले भारत देश के एक धर्मगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया एक झूठे बयान के आधार पर, लेकिन सारी दुनिया के सामने जो सिद्ध हुआ भोपाल गैस कांड, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ना पुलिस ने कोई कार्यवाही की, ना भारत सरकार ने। भारत सरकार अभी तक अमेरिका के साथ निगोशिएट कर रही है और वो निगोशिएशन पता नहीं अगले 50 साल तक चल सकते हैं कि वॉरेन एंडरसन को भारत में भेज दिया जाए, और अमेरिकन गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसे भारत में नहीं भेज सकते। मैंने इस पर जानने की कोशिश की कि अमेरिकन गवर्नमेंट को वॉरेन एंडरसन से क्या लेना देना। वॉरेन एंडरसन अमेरिका की एक कंपनी का मालिक कहिए, उससे अमेरिका की सरकार को इतना प्रेम क्यों है जो वो भारत सरकार की बात को बराबर मना कर रही है। बाद में पता चला कि वॉरेन एंडरसन अमेरिका में कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। दुर्भाग्य और सौभाग्य जो भी मानिए अमेरिका के लोगों का, वहां जब चुनाव होता है राष्ट्रपति पद का, उसमें 2 राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं, डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स, इन दोनों ही कंपनियों, इन दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा जो डोनेशन देने वाले लोग हैं उनमें वॉरेन एंडरसन एक है। अमेरिका की कोई सरकार की हिम्मत नहीं है, वो रिपब्लिकन्स की हो या डेमोक्रेट्स की, जो भारत में वॉरेन एंडरसन को सौंप सके और भारत की अदालत उस पर कोई न्याय दे सके। भारत देश के बड़े बड़े सॉलिसिटर्स के साथ इस विषय पर मैंने बात किया है। इवन सोली सोराब जी जैसे लोगों से, दीपांकर भट्टाचार्य, अरुण जेटली, जो अनेक समय पर भारत में बड़े वकीलों में गिने जाते हैं, इन सबसे इस विषय पर मैंने बात किया है। तो वो एक ही बात कह के बात को खत्म कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ भारत सरकार की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है ये एक्शन लेने की, इसलिए कुछ होता नहीं। अन्यथा
दुनिया के किसी दूसरे देश में ये हत्याकांड हो गया होता या दुर्घटना हो गई होती तो अब तक उसका चित्र कोई और ही होता। अगर यूनियन कार्बाइड ने ये दुर्घटना फ्रांस में किया होता या जर्मनी में किया होता या डेनमार्क में कर दिया होता या नीदरलैंड में कर दिया होता या ब्रिटेन में कर दिया होता या कोई और देश में कर दिया होता तो उसका चित्र कुछ और ही होता। क्योंकि ये दुर्घटना भारत में हुई और भारत की राजनीतिक पार्टियां आप जानते हैं कि कितनी गिरी हुई हैं, कितनी नतमस्तक हैं। अमेरिका के सामने सब जो है हाथ बांधे खड़े रहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक, और इस तरह से बातें करते हैं जैसे अमेरिका का एक्सटेंशन दिल्ली में खुल गया हो। अब तो हमारे प्रधानमंत्री को ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि हमें तो अमेरिका की नीतियों पे ही चलना पड़ेगा क्योंकि हम उनसे कर्ज लेते हैं। ये बात भारत के प्रधानमंत्री ने अब कहना शुरू कर दिया। तो अब हमारे देश की स्थिति तो ऐसी है, और ये बात मुझे बहुत चोट करती रही, बहुत चुभन करती रही कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं भारत देश की ऐसी स्थिति को या तो बैठे बैठे बर्दाश्त करता रहूं, देखता रहूं, या इसको बदलने के लिए कुछ प्रयास करूं। बहुत लोग भारत में हैं, मेरे जैसे हैं, लेकिन वो बहुत सिनिसिज्म में फंस गए हैं। वो मानते हैं कि कुछ हो नहीं सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, जो है वही स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं भारत में जो ये मानते हैं कि नहीं, कुछ करना चाहिए, उसका परिणाम जो मिले मिले, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन में विश्वास करता हूँ। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कर्म करो और कर्म के लिए प्रयास करो, परिणाम जो निकले उसकी परवाह तुम मत करो। और यही बात को ध्यान में रखकर 1984 में यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन में, उस समय मैं एक छोटे से रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहा था भारत सरकार के, उस जीवन में तय कर लिया था कि मुझे अब देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। वहां से ये यात्रा शुरू हुई। इस यात्रा में 6 वर्ष के बाद थोड़ी सफलता मिली, और वो सफलता इस रूप में मिली कि हमने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ भारत के 10,000 से ज्यादा गांवों में बॉयकॉट कैंपेन किया था, बहिष्कार अभियान। और वो सब के सब 10,000 गांव आज भी ऐसे हैं जो यूनियन कार्बाइड की बनाई हुई कोई वस्तु इस्तेमाल नहीं करते। उन 10,000 गांवों में किसान पहले यूनियन कार्बाइड का बनाया हुआ पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते थे, किसानों ने वो पेस्टिसाइड बंद किए, और वहां के लोग यूनियन कार्बाइड की बनाई हुई एवर रेडी बैटरी इस्तेमाल करते थे, वो उन्होंने बंद किया। बाद में हम लोगों ने मुंबई के शेयर मार्केट में एक कैंपेन किया था, और मुंबई के शेयर ब्रोकर्स ने हमें बहुत मदद किया। उन्होंने यूनियन कार्बाइड के बहुत सारे शेयर्स जो खरीदे हुए थे वो बेचना शुरू किया और नए शेयर्स खरीदना बंद किया। उससे यूनियन कार्बाइड कंपनी को काफी नुकसान हुआ। और ये सब अभियान चलाते चलाते बहुत सारे धर्म गुरुओं का भी हमें आशीर्वाद मिला, मदद मिली। परिणाम ये हुआ कि एक दिन यूनियन कार्बाइड ने भारत को छोड़ दिया। सरकार ने भारत यूनियन कार्बाइड से नहीं छुड़वाया, लेकिन इस अभियान से जरूर एक आशा पैदा हुई, और जब यूनियन कार्बाइड भारत छोड़ के चला गया। और आप जानते हैं कि बाद में वो यूनियन कार्बाइड कंपनी अमेरिका से भी चला गया। माने अब यूनियन कार्बाइड कंपनी का अमेरिका में भी कोई अस्तित्व नहीं है, और अब उस कंपनी की सारी संपत्ति अमेरिका की कुछ दूसरी कंपनियों के द्वारा टेक ओवर की गई है, और भारत में भी अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब काम करते करते मेरे मन में बहुत सारे प्रश्नों का निर्माण हुआ था। उनका समाधान ढूंढने के लिए मैंने कुछ अभ्यास करना शुरू किया था, अध्ययन करना शुरू किया था। और वो अध्ययन करना ये शुरू किया कि आखिरकार ये यूनियन कार्बाइड कंपनी आई कैसे भारत में। तो पता चला कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ भारत सरकार और कंपनी के बीच में। तो उस एमओयू में क्या लिखा गया, वो सब दस्तावेज जब मैंने देखे तो मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ। क्योंकि एमओयू में जो कुछ लिखा गया वो कुछ भी यूनियन कार्बाइड ने भारत में कभी किया नहीं, और जो एमओयू में नहीं लिखा गया वही सब कुछ आकर उन्होंने भारत में किया। तो मैंने इस बात को भारत सरकार के एक उद्योग मंत्री के सामने कहा था कि जो एमओयू आपने लिखा, साइन किया है कंपनी के साथ, अगर कंपनी उसको फॉलो नहीं कर रही है तो आपने उसके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं किया, और उसके खिलाफ कोई काम क्यों नहीं किया, एक्शन क्यों नहीं लिया। तो वो इंडस्ट्री मिनिस्टर आज भी भारत सरकार में दुर्भाग्य से मिनिस्टर हैं। उन्होंने मुझे बहुत मजाकिया हंसते हुए ये कहा था कि ये ऐसी बहुत सारी कंपनियां भारत में हैं जो एमओयू साइन करते समय कुछ कहती हैं और उसके ठीक उल्टा करती हैं, लेकिन भारत सरकार उनके खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं करती। उसका कारण है कि उसमें पैसे का लेन देन होता, और ये पैसे का लेन देन कितने बड़े पैमाने पर हो सकता है ये जानने की जब मैंने कोशिश की
तो पता चला कि सिर्फ यूनियन कार्बाइड वाले केस में 480 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, सिर्फ एक कंपनी के केस में। फिर मुझे लगने लगा कि अगर एक कंपनी में 480 करोड़ का लेन देन हुआ तो ऐसी भारत में सैकड़ों कंपनियां हैं, उसमें कितना हुआ होगा। ऐसे ऐसे विषय में मैं आगे उतरता गया। बाद में मुझे एक ऐसे सज्जन, एक ऐसे सत्पुरुष के साथ परिचय हो गया जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं और भारत पर बहुत उन्होंने अभ्यास किया है। 40 वर्षों तक भारतीय इतिहास का अध्ययन करते रहे हैं। उनको धर्मपाल जी के नाम से पूरा भारत देश जानता है, बहुत नोटेड हिस्टोरियन है। एक बार जब मैं उनसे ये बात करता था तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो यूनियन कार्बाइड का प्रॉब्लम है ये कोई नया नहीं है, ऐसा भारत में पहले भी कई बार हुआ है। जब हमारे देश की कुछ सरकारों ने विदेशी कंपनियों के साथ MOU साइन किए थे, तो मैंने कहा ये कब हुआ? उन्होंने कहा 400 साल पहले हुआ था, जब इस देश में जहांगीर नाम का एक राजा था, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक MOU साइन किया था। मैंने कहा मुझे वो उसकी कॉपी देखनी है कि वो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो MOU साइन किया। तो उन्होंने कहा उसकी कॉपी तो भारत में नहीं मिलेगी, लंदन में मिल सकती है। उस कॉपी को ढूंढने के लिए मैं लंदन तक पहुंचा और मुझे सफलता मिली। लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स है, आप जानते हैं, अंग्रेजों की लोकसभा, उनकी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी से मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी और जहांगीर के बीच जो MOU साइन हुआ था उसकी कॉपी मिल गई। वहां पर कॉपी 2 भाषाओं में उपलब्ध है, एक तो फारसी में लिखी हुई है और दूसरा अंग्रेजी में लिखी हुई है। अंग्रेजी कॉपी जब मैंने देखी तब मुझे अंदाजा हुआ कि जहांगीर ने तो पूरे भारत को लूटने की खुली छूट दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, सिर्फ MOU साइन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में फ्री ट्रेड करने की अनुमति दी गई थी और फ्री ट्रेड का उस समय का जो डेफिनेशन था वो ये कि वो कुछ भी बेच सकते हैं, कितना भी मुनाफा कमा सकते हैं, भारत से लेके जा सकते हैं, जहांगीर को उसमें से कुछ टैक्स के रूप में मिल सकता है। तो जब अंग्रेज यहाँ कुछ भी बेच सकते थे, कितना भी मुनाफा कमा सकते थे, कितना भी यहाँ से लेके जा सकते थे, जब उन्होंने ये सब सिलसिला शुरू किया तो मेरे मन में आया कि उन्होंने कितना मुनाफा कमाया, कितना लेकर गए हिंदुस्तान से, वो पता होना चाहिए। तो फिर और आगे दस्तावेज इकट्ठे करने शुरू किए और करते 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 12-14 साल की मेहनत के बाद मेरे पास 50,000 दस्तावेज इकट्ठे हुए। 50,000 डॉक्यूमेंट्स मैंने हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी लंदन से, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन से इकट्ठे करके भारत के बारे में थोड़ा जानना समझना शुरू किया। बाद में पता चला कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ MOU साइन हुआ था, ऐसे कुछ MOU कुछ फ्रेंच कंपनियों के साथ भी हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले। फिर पता चला कि फ्रेंच कंपनियों से पहले भारत के राजाओं ने कुछ पोर्चुगीज कंपनियों के साथ भी MOU साइन किए थे। भारत में 1498 में 20 मई को एक राजा ने एक पोर्चुगीज कंपनी के साथ MOU साइन किया था और वो पोर्चुगीज कंपनी का भारत में जो प्रतिनिधि था उसका नाम था वास्को डी गामा। उस वास्को डी गामा के साथ केरल, आप जानते हैं, पहले केरल मलाबार के नाम से जाना जाता था। मलाबार में एक राजा होता था जिसका नाम था झामोरिन, कालीकट उसकी राजधानी था। तो उसने 1498 20 मई को वास्को डी गामा के साथ एक MOU साइन किया था और परिणाम ये हुआ, उस MOU ने वास्को डी गामा को पूरे कालीकट को लूटने का अधिकार दिया था और वास्को डी गामा ने कालीकट से लूट कर जितना सोना ले गया था उसका वर्णन पोर्चुगीज डॉक्यूमेंट्स बताते हैं जो मैंने लिस्बन से लिए, वहां के आर्काइव से। लिस्बन आर्काइव्स में जब मैं गया ढूंढने के लिए कि वास्को डी गामा कितना कुछ लूट के ले गया, तो पहला MOU जब साइन हुआ 20 मई 1498 को, उसके बदले में वास्को डी गामा कम से कम 7 जहाज भरकर सोने की अशर्फी यहां से ले गया था। एक जहाज में कम से कम 6 से 7 मीट्रिक टन सोना आता था। ऐसे 7 जहाज भरकर लेके गया था और सिर्फ एक ही एरिया से, जिसको मलाबार कहते हैं। पूरे भारत देश की कल्पना नहीं कर सकते, एक एरिया से वो लेके गया। फिर दूसरी बार अगेन वास्को डी गामा आया, फिर एक और MOU साइन किया, फिर उसके बाद वो कुछ लेके गया। तो मुझे ये समझ में आने लगा कि ये भारत में बड़ी पुरानी बीमारी है विदेशी कंपनियों से MOU साइन करने की, और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि बाहर वालों को बुलाकर अपने को लुटवाने की, कि आओ और आप हमको लूट के ले जाओ, हम आपका स्वागत करेंगे, आपको अतिथि बनाकर अपने महल में ठहराएंगे, खीर पूड़ी खिलाएंगे और आपको लूटने का लाइसेंस भी देंगे कि आप इस देश को लूट के ले जाओ। तो ये बीमारी जब इतनी ज्यादा पुरानी है तो मैंने सोचना शुरू किया कि इसके
गहरे कुछ निहितार्थ होने चाहिए। और उस दिशा में बढ़ते कुछ समझ में आने लगा, और वो समझ में आते आते आज इस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा कि ये बीमारी जो भारत में 14वीं शताब्दी में आई थी, वो बीमारी अब 21वीं शताब्दी में और ज्यादा तीव्रता से आ गई। 14वीं शताब्दी में तो एक दो राजा थे और एक दो विदेशी कंपनियां थी जिनके साथ एमओयू साइन होते थे। अब 21वीं शताब्दी के भारत के जो राजा हैं वो तो हजारों अमेरिकन यूरोपियन कंपनियों के साथ एमओयू साइन कर रहे हैं और हवाई जहाज में उड़ कर जा रहे हैं उनको बुलाने के लिए कि आप आइए, हमने भारत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, जो कुछ लूटना चाहते हैं लूट के ले जाइए, जो कुछ हमारे पास बच गया है पिछले 500 साल में लूटने के बाद वो आप ले जाइए। 500 साल तो हमने लूटने के लिए दरवाजे खोले ही थे, अब आने वाले 100-150 साल में भी जो बचा है वो भी आप लेके चले जाइए। तो ये एक बीमारी हमारे देश में जो 14वीं-15वीं शताब्दी में आई, वो बीमारी अब बहुत गहरी हो गई है। पहले ये इंडिविजुअल लेवल पे थी, अब इंस्टीट्यूशनल हो गई है ये बीमारी। पहले भारत में आप जानते हैं आजादी के पहले 565 रियासतें थी तो 565 राजा थे, तो एक दो राजा एक दो विदेशियों को बुलाता था। अब भारत में क्या है कि सभी राज्य मिलकर एक यूनियन हो गया है और राजा पूरा का पूरा एक है, प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरा हो, वो सीधे ही बुला लेता है और पूरे भारत में लूटने का अधिकार दे देता है और लाइसेंस दे देता है। और दुर्भाग्य हमारे भारत देश का ये है कि हमारी जो साधारण जनता है, साधारण जो लोग हैं, कॉमन पीपल जो है, उनको ये सब कुछ मालूम नहीं है कि हमारे देश में किस तरह से ये सब होता है। और मुझे तो इससे भी ज्यादा दुख इस बात का होता है कि साधारण लोगों को मालूम नहीं है तो एक बार उनको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन भारत में ये जो पढ़ा लिखा क्लास है, जिसको एजुकेटेड आप कह सकते हैं और आप चाहें तो उसको बेस्ट क्वालिटी ब्रेन कह सकते हैं दुनिया का, इसको भी इन सब विषयों में कोई रस नहीं है और कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। जो भरत भाई बार बार कहते हैं ना, जगे हुए को कैसे जगाओगे, ये जो जगा हुआ क्लास है ये यही है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, मैनेजर हैं, वो सब जानते हैं कि भारत की बड़े पैमाने पे लूट हो रही है, लेकिन कभी गांव-गांव जाके लोगों को बताएं, समझाएं, बातें करें, इस पे कोई प्रयास ही नहीं करते हैं और इससे कैसे जूझें और इसमें समस्या का क्या समाधान निकले उसमें भी कोशिश नहीं करते।